हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवकार डिजिटल इंस्टीट्यूट। आई एम सी ए वत्सल शाह। फ्रेंड्स, हम लास्ट लेक्चर में कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कर रहे थे? तो हम लोग कर रहे थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। एंड मैं एज्यूम करो आपको नाम पता है। और उसका नाम क्या था? तो नाम था उसका दैट इज नथिंग बट बोरोइंग कॉस्ट। क्लियर? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 इन द बोरोइंग कॉस्ट। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जितना भी करवाया था उसका सबसे पहले एक बार आपको रिवीजन करवा दूं। मैंने आपको क्या क्या करवाया था। सबसे पहले फ्रेंड्स, हमने बोरोइंग कॉस्ट की डेफिनेशन को डिस्कस किया था। बोरोइंग कॉस्ट में क्या क्या आता था याद करो। टोटल 6 चीज को हम बोरोइंग कॉस्ट की डेफिनेशन में कवर करते थे। सबसे पहला इंटरेस्ट एंड प्रोसेसिंग चार्जेस। सेकंड क्या था? दैट इज नथिंग बट कमिटमेंट चार्जेस। थर्ड क्या था? दैट इज नथिंग बट अमोर्टाइजेशन ऑन डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। फोर्थ क्या था? दैट इज नथिंग बट कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग अ लोन। फिफ्थ क्या था? तो दैट इज नथिंग बट आपका फाइनेंस एक्सपेंस इन द केस ऑफ द फाइनेंस लीज। एंड आपके लिए सिक्स्थ कौन सा था? तो आपके लिए सिक्स्थ फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस में से कोई पोर्शन को हम इंटरेस्ट मानेंगे। एंड वो फॉरेन एक्सचेंज वाला पॉइंट मैंने अभी तक आपके साथ डिस्कस नहीं किया था। उसके बाद मैंने आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिखाया था फॉर द बोरोइंग कॉस्ट। मैं आपको याद करवा दूं, नॉर्मली बोरोइंग कॉस्ट इज चार्ज टू पीएनएल, but if that borrowing cost is incurred for the qualifying asset, then it should be capitalized. And what is the meaning of the qualifying asset? The qualifying asset means any asset which takes substantial period of time for ready to use. मैं जब वर्ड बोल रहा हूं substantial period of time, तो उसका डेफिनेशन क्लियर कट है। substantial period of time मतलब व्हाट? कोई भी asset के कंस्ट्रक्शन में, प्रोडक्शन में, के डेवलपमेंट में अगर 12 महीने से ज्यादा लगता है, 12 महीने या उनसे ज्यादा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 मंथ्स, तो सिंपल हम उसको बोल देंगे सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम है। अच्छा, अगर लेसर पीरियड अगर आप जस्टिफाई कर सकते हो तो उसको भी आप सब्सटेंशियल पीरियड कंसीडर कर सकते हो। पर फॉर एकेडमिक पर्पस नॉर्मली हम 12 मंथ्स ही फॉलो करने वाले हैं। देयर आर वेरियस असेट्स लाइक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करो तो इट में भी पॉसिबल, आपके लिए क्वालिफाइंग असेट हो सकता है। पावर जनरेशन फैसिलिटी से आप अगर कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, इन दैट सिचुएशन ऑल्सो आपके लिए वो क्वालिफाइंग असेट हो सकता है। पर याद करवा दूं, बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि इन्वेंट्री कभी भी क्वालिफाइंग असेट नहीं हो सकता। आंसर इज नो, इट मे बी पॉसिबल। देयर आर वेरियस सिचुएशंस जहां पे इन्वेंट्री भी क्वालिफाइंग असेट हो सकता है। लाइक मैंने बोला था, अगर मेरा बिजनेस लीकर का है तो फॉर योर नॉलेज अल्कोहल को बनने में 12 महीने से ज्यादा टाइम लगता है। तो इन दैट सिचुएशन वो मेरे लिए इन्वेंट्री था एंड उसको बनने में 12 महीने से ज्यादा टाइम लगा, तो वो हमारे लिए क्वालिफाइंग असेट हो सकता है। लाइक मान लो मैं शिप बना रहा हूं, अगर मैं शिप बना रहा हूं तो शिप मेरे लिए फिक्स असेट नहीं होगा, शिप मेरे लिए इन्वेंट्री होगा। एंड नॉर्मली फॉर द शिप कंस्ट्रक्शन आपका 12 महीने से ज्यादा टाइम लगता है, तो वो आपके लिए क्वालिफाइंग असेट हो सकता है। एंड उसके रिलेटेड मैंने आपको 2 एएस को मर्ज किया था। सबसे पहले मैं आपको याद करो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। वहां पे बोलते थे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में आप कभी भी 6 चीज कंसीडर नहीं करोगे। कौन सी 6 चीज? सेलिंग कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, एबनॉर्मल लॉस एंड द फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉस। वहां पे भी एक लिखा था इंटरेस्ट कॉस्ट, पर वहां पे ब्रैकेट में लिखा था सब्जेक्ट टू एएस 16। मतलब फ्रेंड्स, अगर एएस 16 हाफ बोले तो आप इंटरेस्ट को कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में ऐड कर सकते हो। यस, हमारा वो एएस 16 ही चल रहा है ना। एएस 16 हाफ कब बोलेगा? अगर इन्वेंट्री को बनने में 12 महीने से ज्यादा टाइम लगता है। दूसरा मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, दैट इज नथिंग बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग हम सेगमेंट एक्सपेंस में 5 चीज को कंसीडर नहीं करते थे। कौन सी 5 चीज आपको याद करो? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट एक्सपेंस, एचओ का एक्सपेंस एंड इनकम टैक्स एक्सपेंस। मतलब वहां पे मैं कहने से इंटरेस्ट एक्सपेंस बोला, पर वहां पे मैंने क्लैरिफिकेशन दिया था, नॉर्मली इंटरेस्ट एक्सपेंस इज नॉट इंक्लूडेड इन अ सेगमेंट एक्सपेंस, बट इफ दैट इंटरेस्ट इज एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन एज पर AS2 रेड विथ AS 16, तो वो आप इंटरेस्ट एक्सपेंस को सेगमेंट एक्सपेंस में भी कंसीडर कर सकते हो। सेम वो सब्सटेंशियल पीरियड वाला यहां पे काम लगेगा। क्लियर? उसके बाद फ्रेंड्स मैंने आपके साथ 3 कंसेप्ट डिस्कस किए थे, वो मेरे एग्जांपल याद करो। 2012 में मैंने लैंड को परचेस किया था। उसी दिन मैंने लैंड एंड बिल्डिंग दोनों के लिए लोन ले लिया था। लैंड इज नेवर अ क्वालिफाइंग असेट, तो लैंड को परचेस करने के लिए आप जो भी खर्चा करो उसका जो भी इंटरेस्ट है वो तो आपको चुपचाप पीएनएल में ही चार्ज करना है। पर यस, अगर आपने मान लो 2 साल के बाद 2014 में अगर आपने बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चालू किया तो 2012 से 2014 का इंटरेस्ट तो पीएनएल में जाएगा, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। 2014 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, 2016 में गवर्नमेंट की नोटिस आई, कुछ प्रॉब्लम था इसीलिए गवर्नमेंट की नोटिस आई, एंड 2016 में गवर्नमेंट ने बोला कि अब कंस्ट्रक्शन का काम टेम्पररी पीरियड के लिए बंद कर दो। 2014 से 16 के बीच का इंटरेस्ट तो मैं कैपिटलाइज करूंगा, अगर दिमाग चले तो मैंने इंटरेस्ट का कैपिटलाइजेशन करना स्टार्ट किया, उसको बोलते हैं कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ द बोरोइंग कॉस्ट। अगर गवर्नमेंट की नोटिस आए ना, इफ यू आर अ रेशनल पर्सन, तो कहने से काम बंद कर दोगे, गवर्नमेंट के पास से जस्टिफिकेशन मांगोगे कि क्यों हमको काम बंद करवा रहे हो। तो सब कुछ सेटल होने में 2017 हो गया।
2016 से 17 के बीच में अगर दिमाग चले तो मेरा कंस्ट्रक्शन का काम हुआ ही नहीं है। अगर मेरा कंस्ट्रक्शन का काम क्यों नहीं हुआ, ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन, ये 16 बोल रहा है वो टेम्पररी पीरियड के लिए आपको इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करने की जरूरत नहीं है। पर यस मैं अगेन बोल रहा हूं दिस इज फॉर द टेम्पररी पीरियड, एंड इफ इट इज फॉर द टेम्पररी पीरियड तो उसको मैं बोल दूंगा दिस इज नथिंग बट माय सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। 2017 में अगेन काम चालू किया, 2019 में मेरा काम खत्म भी हो गया। 17 से 19 का बीच का इंटरेस्ट आप कैपिटलाइज कर सकते हो। 19 में काम खत्म हो गया ऐसा तो रूल है ही नहीं कि जिस दिन काम खत्म करो उसी दिन आप लोन का रीपेमेंट कर दो। मैंने लोन का रीपेमेंट किया 2020 में। 2019 एंड 20 के बीच का इंटरेस्ट ऑब्वियसली इट इज चार्ज टू पीएनएल बिकॉज मेरी असेट रेडी टू यूज हो गया था। जिस मोमेंट पे आपकी असेट रेडी टू यूज हो जाए उसके बाद का पूरे इंटरेस्ट फ्रेंड्स आपको पीएनएल में चार्ज कर देना है, यानी पीएनएल में चार्ज कर दोगे तो इसका मतलब मैंने परमानेंटली इंटरेस्ट का कैपिटलाइजेशन करना बंद कर दिया। एंड अगर मैंने परमानेंटली इंटरेस्ट का कैपिटलाइजेशन करना बंद कर दिया, दिस इज कॉल्ड सीजेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। सस्पेंशन is always for the temporary period but cessation is always for the permanent। मैं अगेन याद करवा दूं, इंटरेस्ट का कैपिटलाइज तभी स्टार्ट कर सकते हो जब असेट का एक्चुअल एक्टिव डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है। सेकंड चीज ये भी मैं आपको क्लैरिफिकेशन दे दूं, अगर कोई भी टेम्पररी डिले है जो आपका नेसेसरी पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस है तो इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करते रहो, सस्पेंड करने की जरूरत नहीं है। एंड ऑब्वियसली जिस दिन आपका असेट का कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाए या आपने लोन का रीपेमेंट थोड़ा जल्दी से कर दिया है उसके बाद का एक भी रुपए का इंटरेस्ट हम कैपिटलाइज करने वाले नहीं है। क्लियर? लास्ट लेक्चर में हमने यहां तक किया था एंड आपको याद करो मैंने कौन सा क्वेश्चन लास्ट में करवाया था। मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 6 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। तो आज एक नया क्वेश्चन स्टार्ट करें, उसके बाद हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लास वर्क का क्वेश्चन नंबर 8 करवा रहा हूं, आपके साथ नौकार का मटेरियल होना चाहिए। क्लियर? करो स्टार्ट। हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 8। On 1st April 2011, Amazing Construction Limited obtained a loan of rupees 32 crore to be utilized as under: first, construction of a sea link across two cities. Work was held up totally for a month during the year due to high water level, rupees 25 crore. Second, purchase of equipment and machinery 3 crore. Third, working capital 2 crore. Fourth, purchase of vehicle 50 lakh. Fifth, advance for tools and cranes etc. 50 lakh. Sixth, purchase of technical know-how 1 crore. And the seventh आपको दिया है total interest charged by the bank for the year ending 31st March 2012 rupees 80 lakh. Show the treatment of interest by Amazing Construction Limited. सिंपल है बॉस, ऐसा क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया है। टोटल 32 करोड़ रुपीस का आपने बोरोइंग किया है, वो 32 करोड़ रुपीस का बोरोइंग का आपने यूजेज कहां पे किया वो आपको दे दिया है। सिंपल, मेरे पास पर्पस रेडी है, कितने रुपए का खर्चा किया वो रेडी है। अब मैं चेक कर लूंगा कि ये क्वालिफाइंग असेट के लिए है, अगर हाँ तो प्रोपोर्शनल इंटरेस्ट में कैपिटलाइज कर दूंगा, एंड अगर क्वालिफाइंग इंटरेस्ट के लिए, क्वालिफाइंग असेट के लिए नहीं है तो प्रोपोर्शनल इंटरेस्ट में कहां पे कर दूंगा, चार्ज कर दूंगा पीएनएल में। क्लियर? तो सिंपल फ्रेंड्स, आप टाइटल लगाओगे दैट इज नथिंग बट क्लास वर्क, एंड हम कर रहे हैं दैट इज नथिंग बट क्लास वर्क का क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर? आपको फ्रेंड्स मेरे साथ 3 कॉलम का टाइटल बनाना है, मतलब 3 कॉलम का टेबल बनाना है। टाइटल क्या? चलो सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे दैट इज नथिंग बट पर्पस, बाद में यहां पे मैं लिखूंगा अमाउंट एंड ब्रैकेट में लिखूंगा रुपीस इन क्रोर्स, एंड बाद में यहां पे लिखूंगा वेदर इट इज क्वालिफाइंग असेट क्लियर? चलो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कौन सा दिया है। तो हमको लिया कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सीलिंग अक्रॉस 2 सिटीज, वर्क वाज हेल्ड अप, स्टॉप कर दिया टोटली फॉर अ मंथ ड्यूरिंग द ईयर ड्यू टू हाई वाटर लेवल। 1 महीने के लिए हमारा काम हुआ ही नहीं है। क्यों नहीं हुआ था? तो आपको बोला है कि आपका वाटर लेवल बहुत बढ़ गया था। फ्रेंड्स, सीलिंग बना रहे थे, है ना, एक सी पर एक ब्रिज जैसा बना रहे थे। इन दैट सिचुएशन अगर वाटर लेवल बढ़ रहा है ना तो इट्स अ नॉर्मल सिचुएशन।
आपको इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करते ही रहने का, जस्ट आपको यहां पे कंफ्यूज किया है, सस्पेंशन करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो सिंपल, उसका कितने रुपए का खर्चा था? 25 करोड़, एंड 25 करोड़ का जो खर्चा है वो मेरे लिए क्वालिफाइंग असेट है। क्लियर? तो यहां पे लिख रहा हूं कंस्ट्रक्शन ऑफ सीलिंग, एंड आपने कितने रुपए का खर्चा किया है? 25 करोड़। वेदर इट इज अ क्वालिफाइंग असेट, तो आंसर इज यस, वो हमारे लिए क्या होने वाला है? क्वालिफाइंग असेट होने वाला है। सेकंड चेक करो, परचेस ऑफ इक्विपमेंट एंड मशीनरीज, 3 करोड़ का खर्चा था। फॉर योर नॉलेज, इक्विपमेंट को परचेस करने में कभी भी 12 महीने नहीं लगते, परचेस करने में 12 मिनट भी नहीं लगते, तो सिंपल वो कभी भी आपके लिए क्वालिफाइंग असेट होने वाला नहीं है। यहां पे लिख रहा हूं परचेस ऑफ इक्विपमेंट एंड मशीनरीज, वो कितने का खर्चा था? 3 करोड़, एंड वो आपके लिए कभी भी क्वालिफाइंग असेट होने वाला नहीं है। नेक्स्ट अगर डिस्कस करें, दैट इज नथिंग बट वर्किंग कैपिटल, एंड वर्किंग कैपिटल कितने करोड़ का था? 2 करोड़। 2 करोड़ आपके लिए वर्किंग कैपिटल है, तो ऑब्वियसली क्वालिफाइंग असेट होने वाला नहीं है। तो यहां पे लिख रहा हूं वर्किंग कैपिटल कितने का था? 2 करोड़, एंड वो आपके लिए कभी भी क्वालिफाइंग असेट होने वाला नहीं है। नेक्स्ट चेक करो, परचेस ऑफ व्हीकल। अगेन आपने क्या किया है? व्हीकल को परचेस किया है। व्हीकल को परचेस करो, उसमें आपका 50 लाख रुपए का खर्चा किया। अगेन बोल रहा हूं, परचेस में कभी भी 12 महीने नहीं लगते, तो आपके लिए कभी भी क्वालिफाइंग असेट होने वाला नहीं है। तो यहां पे लिख रहा हूं दैट इज नथिंग बट परचेस ऑफ व्हीकल्स, 50 लाख था, मैं अमाउंटिंग करोड़ में लिख रहा हूं, मतलब 0.5 लिख रहा हूं। अगेन मैं बोल रहा हूं, वो आपके लिए क्वालिफाइंग असेट होने वाला नहीं है। नेक्स्ट चेक करो, तो एडवांस फॉर टूल्स एंड क्रेन एक्सेट्रा, एडवांस भी आपके लिए कभी भी क्वालिफाइंग असेट होने वाला नहीं है। तो एडवांस फॉर टूल्स एक्सेट्रा, अगेन आपने 50 लाख का खर्चा किया, एंड वो भी कभी भी आपके लिए क्वालिफाइंग असेट होने वाला नहीं है। नेक्स्ट लिखा है परचेस ऑफ टेक्निकल नो हाउ, 1 करोड़ रुपए का परचेस किया। अगेन परचेस किया, तो आपके लिए कभी भी क्वालिफाइंग असेट होने वाला नहीं है। तो परचेस ऑफ टेक्निकल नो हाउ, 1 करोड़ रुपए का खर्चा था, तो वो कभी भी आपके लिए क्वालिफाइंग असेट होने वाला नहीं है। सिंपल बोलूं, 32 करोड़ में से 25 करोड़ का ही एक एक्सपेंस ऐसा था जो आपके लिए क्वालिफाइंग असेट था, बाकी एक भी एक्सपेंस आपके लिए क्वालिफाइंग असेट होने वाला नहीं था। क्लियर? तो सिंपल मैं प्रपोर्शनेट कर दूंगा, पर यस मुझे यहां पे एक वर्ड फोकस करना है। यहां पे वर्ड लिखा था परचेस, अगर यहां पे वर्ड लिखा होता ना डेवलपमेंट, तो इट मे बी पॉसिबल डेवलपमेंट ऑफ नो हाउ में आपका 1 साल से ज्यादा हो सकता है, अगर इन दैट सिचुएशन वो आपके लिए क्वालिफाइंग असेट हो सकता है। क्लियर? पर सर वो तो इंटेंजिबल असेट हो गया, तो मैं वर्ड बोल रहा हूं क्वालिफाइंग असेट बोल रहा हूं। असेट में सब कुछ आ गया, फिक्स असेट भी आ गया, उसमें टेंजिबल भी आ गया, इंटेंजिबल भी आ गया, करंट असेट भी आ गया, नॉन करंट। सर करंट असेट इन 12 महीने से ज्यादा, अरे हाँ मैं वो तो बोल रहा हूं कि इन्वेंट्री भी क्वालिफाइंग असेट हो सकता है। कब? अगर इन्वेंट्री को बनने में 12 महीने से ज्यादा टाइम लगता है। क्लियर? यहां पे वो क्वेश्चन का पॉइंट है ही नहीं, तो सिंपल मैं प्रपोर्शनेट करने को, अगर मैं यहां पे चेक करूं, दैट इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैपिटलाइज्ड, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैपिटलाइज्ड, तो सिंपल बोलो प्रपोर्शन रखना पड़ेगा। कैसे? ये रहा मेरा बोरोइंग, एंड यहां पे मैं सामने लिख रहा हूं दैट इज इंटरेस्ट का अमाउंट, बोरोइंग, एंड यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं? दैट इज नथिंग बट इंटरेस्ट का अमाउंट। अगर मेरा बोरोइंग था 32 करोड़ रुपीस का, उसके सामने आपने टोटल 80 लाख रुपीस का इंटरेस्ट दिया था, उसमें से जस्ट मेरा क्वालिफाइंग असेट कितने का है? 25 करोड़, तो सामने कितना होगा? तो अगर फ्रेंड्स आप कैलकुलेट में करोगे, दैट इज नथिंग बट 25 करोड़ इंटू रुपीस 80 लाख डिवाइडेड बाय, अगर आप करो 32 करोड़, तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। कैलकुलेट उठाओ फ्रेंड्स, 25 करोड़ इंटू 80 लाख डिवाइडेड बाय 32 करोड़, सिंपल आपका आंसर है दैट इज नथिंग बट 62,50,000। मैं 62,50,000 के इंटरेस्ट को क्या कर दूंगा? कैपिटलाइज कर दूंगा। 62,50,000। क्लियर? So amount charged to P&L, amount of interest charged to P&L, amount of interest charged to P&L, तो वो आपका कितना होगा? समझाओ। टोटल कहने से मेरा फ्रेंड्स इंटरेस्ट था 80 लाख रुपीस का,
एंड 80 लाख रुपीस में से मैंने 62,50,000 रुपीस को मैंने क्या कर दिया, कैपिटलाइज कर दिया। 80 लाख में से 62,50,000 को अगर कैपिटलाइज करो तो आपका फाइनल आंसर होगा, तो आपको 17,50,000 रुपीस के इंटरेस्ट को क्या कर देना पड़ेगा, पीएनएल में चार्ज कर देना पड़ेगा। क्लियर? ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के आज अभी करवाया, तो आपको लास्ट लेक्चर का सब कुछ रिवीजन हो जाए। क्लियर? यहां तक दिमाग चला तो मैं आगे जाने की हिम्मत करूं। क्लियर? कोई भी डाउट है तो पूछ लो। अरे श्योर? क्लियर? कैन आई गो हेड? सिंपल। अभी तक इतना है, 12 महीने से ज्यादा है कि नहीं वो चेक करना है। डन? चलो नया कंसेप्ट चालू करो। आपको लिखना नहीं है, मैं ब्लैक इंक से लिख रहा हूं। देखो यहां पे मैं 2 असेट का कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, असेट ए एंड असेट बी, एंड वो 2 असेट का मुझे एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऐसा लग रहा है, असेट ए 100 रुपए में बन जाएगा, असेट बी 150 में बन जाएगा, एंड टोटल मुझे 250 चाहिए। कई बार है ना, देर आर 2 टाइप्स ऑफ बोरोइंग। कौन से 2 टाइप? एक होता है दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक बोरोइंग, दूसरा होता है दैट इज कॉल्ड जनरल बोरोइंग। स्पेसिफिक मतलब बैंक को बोल के आते हो कि बैंक ये जो मैं बोरो करने के लिए जा रहा हूं ना, वो पर्टिकुलर असेट ए के लिए कर रहा हूं, एंड मान लो मैंने बैंक में से स्पेसिफिक बोरोइंग फॉर असेट ए मैं करके बैठा था। कितने रुपए का करके बैठा था? मान लो मैं 30 रुपीज का करके बैठा था। मैंने बी के लिए कुछ नहीं किया, मतलब कहने से मेरा 30 रुपीज तो टोटल बोरोइंग होगा। अच्छा, अब मैं यहां पे चेक करूंगा, दैट इज नथिंग बट माई रिक्वायरमेंट ऑफ जनरल बोरोइंग। क्लियर? एंड लास्ट लिखूंगा दैट इज नथिंग बट इंटरेस्ट कैपिटलाइज्ड। यहां तक रेडी? अच्छा, प्रॉब्लम ये है, ये 30 रुपीज अगर मैंने 10% पे बोरो की है तो उसका इंटरेस्ट तो इट्स एन ऑब्वियस कि वो तो असेट ए में ही जाना चाहिए, तो मैंने असेट ए में डाल दिया। अच्छा, असेट ए के लिए टोटल 100 रुपए का खर्चा था, उसमें से 30 रुपीज मैंने स्पेसिफिकली बोरो किए थे, तो मैं ऐसा बोलूं बाकी के 70 रुपीज कहीं से भी लाना पड़ेगा। असेट बी के 150 रुपए का खर्चा था, उसके लिए मैंने एक भी अमाउंट को स्पेसिफिकली बोरो नहीं किया था, तो कहने से टोटल मुझे 150 रुपए लाना पड़ेगा। एंड अगर टोटल चेक करूं तो मेरा टोटल 220 का बोरोइंग है, 220 रुपीज की जरूरत है। अब इट मे बी पॉसिबल ये 220 रुपीज अगर आपके पास आपके बिजनेस में कुछ एक्सेस कैश पड़ा है तो वहां से भी यूज कर सकते हो। मान लो मेरे पास एक भी रुपए का एक्सेस कैश नहीं पड़ा है, तो मैं क्या करूंगा, टोटल 220 रुपए का बोरोइंग करूंगा। पर 220 रुपए का जो बोरोइंग करूंगा वो असेट स्पेसिफिकली नहीं था, जनरल था। मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में से बोरो किया, 120 रुपए बोरो किए 15% के हिसाब से, तो कहने से मैं उन लोगों को 18 रुपीज का इंटरेस्ट दूंगा पूरे साल का। मैंने आईसीआईसीआई में से बोरो किया, कितने का बोरो किया, 100 रुपए का, एंड अगर 100 रुपए का बोरो किया, मान लो वो 100 रुपए का बोरोइंग मैंने 12% पे किया था, तो कहने से यहां पे 12 रुपए का इंटरेस्ट होगा। सिंपल अगर चेक करूं तो कहने से मेरा 220 का जो बोरोइंग था वो 220 के बोरोइंग के लिए मैं 30 रुपीज का इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा हूं। अब मैं आपको एक और चीज थोड़ा तड़का डालूं, ये जो असेट ए था ना, उसका डेप्रीसिएशन का रेट था 25% और इसका डेप्रीसिएशन का रेट था 40%। स्पेसिफिक जनरल अगर पता चला तो मैं आगे जाऊं। अब क्या हुआ, मैंने कहने से 2 बोरो करके रखे, एसबीआई में से 15% के हिसाब से, आईसीआईसीआई में से 12% के हिसाब से। अब मेरा अच्छा, ये 120 रुपए जो है वो मैं किसके सामने यूज करूं? मैं ऐसा बोलूं कि ए के लिए मैंने 70 रुपीज को यूज किया ना, बी के लिए मैंने 50 को यूज किया, तो कहने से बहुत लोग ऐसा भी आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। सर आप ऐसा बोलो कि बी के लिए आपने 120 रुपए पूरे पूरा यूज कर लिया। पब्लिक क्या करती थी, मेरा अकाउंटेंट क्या बोल रहा है कि सर हमें ऐसा लिखा है ना, ये एसबीआई वाली लोन हमने असेट बी के लिए यूज किया है। मेरा वर्डिंग फिर से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं, एसबीआई वाली लोन हमने असेट बी के लिए यूज किया है। मेरा अकाउंटेंट मेरे से भी स्मार्ट है, वो क्यों ऐसा बोल रहा था पता है? क्यों? क्योंकि एसबीआई की लोन का इंटरेस्ट रेट ज्यादा था। इंटरेस्ट रेट ज्यादा मतलब मैं बोलूं ये लोन मेरी महंगी लोन है,
ये लोन मेरे लिए कॉस्टली है। तो मेरा अकाउंटेंट हर एक कंपनी वैसा ट्राई करती थी कि जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है ना, वो लोन का यूज ऐसी असेट पर करते थे जहां पे डेप्रीसिएशन का रेट भी ज्यादा है। नहीं पता चला, रिपीट कर रहा हूं, जहां पे जिस लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है वो लोन वो लोग ऐसा दिखा रहे थे कि हम वहां पे यूज करेंगे, कहां पे, तो जिस असेट का डेप्रीसिएशन का रेट ज्यादा है। सर उसमें फायदा क्या? अरे दोस्त फायदा है ना, बिकॉज इसका इंटरेस्ट ज्यादा था। इंटरेस्ट ज्यादा, और अगर मैं ऐसा बताऊं कि असेट बी के लिए है तो कहने से वो इंटरेस्ट असेट बी की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। जिस मोमेंट पे वो महंगी लोन असेट बी की कॉस्ट में ऐड हुआ उसका इंटरेस्ट, तो कहने से असेट बी का प्राइस बढ़ेगा, असेट बी का वैल्यू बढ़ा तो कहने से डेप्रीसिएशन बढ़ा, डेप्रीसिएशन बढ़ा तो कहने से एक्सपेंस बढ़ा, एक्सपेंस बढ़ा तो कहने से प्रॉफिट कम आएगा, एंड प्रॉफिट कम आएगा तो कहने से टैक्स भी कम आएगा। हाँ के ना? ये 16 ने बोला ऐसा नहीं चलेगा। जब भी आपने जनरल बोरोइंग किया है एंड उसमें भी अलग अलग बैंक से बोरो करके आए हो एंड जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है, कंपल्सरीली आपको वेटेड एवरेज बोरोइंग रेट निकालना पड़ेगा। कौन सा रेट निकालना पड़ेगा? वेटेड एवरेज बोरोइंग रेट। वेटेड एवरेज बोरोइंग रेट मतलब व्हाट? कैन आई सी 30 रुपीज का इंटरेस्ट मैंने 220 के बोरोइंग पर किया, तो अगर उसका हम रेट निकाले तो कितना होगा? 30 डिवाइडेड बाई 220 अगर हम करेंगे तो कहने से मेरा वेटेड एवरेज रेट होगा 13.64% के हिसाब से। एंड आप जब इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करो, आपके लिए ना तो ये 15 काम का है ना तो ये 12 काम का है, आपका हीरो एक ही है, दैट इज अ वेटेड एवरेज 13.64%। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं समझाओ। असेट ए का 100 का खर्चा था, 30 रुपीज तो स्पेसिफिकली बोरोइंग था तो उसका तो इंटरेस्ट कर ही लिया। बाकी का जो 70 रुपीज आपको जनरल बोरोइंग की रिक्वायरमेंट थी ना, उसमें ना तो ये वाला 15 करोगे ना तो ये वाला 12 करोगे, आप डायरेक्टली जो करोगे ना वो वेटेड एवरेज रेट करोगे 70 इंटू 13.64%। तो अगर मैं टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं, कैलसी चेक करो फ्रेंड्स, 70 इंटू 13.64% करोगे तो आपका आंसर आएगा 9.55 प्लस वो स्पेसिफिक बोरोइंग का 30 का 10% 3 तो था, 9.55 प्लस 3 तो कहने से मैं असेट ए की कॉस्ट में कितने रुपए का इंटरेस्ट ऐड कर दूंगा? 12.55 का इंटरेस्ट ऐड कर लूंगा। क्लियर? अच्छा, असेट बी के लिए चेक करें, 150 रुपीज का खर्चा है, स्पेसिफिकली तो मैंने कुछ बोरो किया ही नहीं है, तो कहने से पूरे पूरा जनरल बोरोइंग में से ही लेना है, तो उसमें क्या करूंगा? 150 इंटू 13.64%। फ्रेंड्स कैलसी आपको उठाओ, 150 इंटू 13.64%। एंड अगर आप चेक करोगे तो आपका आंसर आएगा 20.46। मैं थोड़ा राउंड ऑफ करके उसको लिख रहा हूं, दैट इज नथिंग बट 20.45। एंड अगर आप टोटल चेक करो, 20 प्लस 12 32 एंड 0.55 प्लस 0.45 मतलब 1। तो सिंपल, मैं टोटल कितने रुपीस का इंटरेस्ट को ऐड करूंगा? टोटल मैं 33 रुपीस के इंटरेस्ट को ऐड कर दूंगा। पर ध्यान से सुन लेना, यहां पे सुन लेना मैं क्या बोल रहा हूं, एक खतरनाक लाइन बोल रहा हूं, दैट इज नथिंग बट अमाउंट जो कैपिटलाइज्ड है ना। तो फ्रेंड्स अगर हम यहां पे ध्यान रखना, अमाउंट कैपिटलाइज्ड शुड नॉट एक्सीड एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड। अमाउंट कैपिटलाइज्ड शुड नॉट एक्सीड एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड। इन दिस क्वेश्चन में आपको याद करो, व्हाट इज माई अमाउंट कैपिटलाइज। तो कहना है मैंने जो अमाउंट कैपिटलाइज किया वो 33 रुपीज का किया, तो यहां पे लिख रहा हूं मेरा अमाउंट कैपिटलाइज हो गया 33। साथ में ये चेक करो कि व्हाट इज योर एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड। एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट 2 लोन पर हुआ है, एक स्पेसिफिक बोरोइंग पर भी हुआ है और एक जनरल बोरोइंग। याद करो असेट ए के लिए हमने स्पेसिफिकली बोरो किया था 30 रुपीज एट द रेट ऑफ 10%, तो उसका स्पेसिफिक बोरोइंग का खर्चा होगा 3 रुपए। जनरल बोरोइंग में याद करो ये रहा, जनरल बोरोइंग में मेरा टोटल 30 हुआ है, तो सिंपल चेक करो आपका खर्चा कितना हुआ? 33 का खर्चा है, आपने कैपिटलाइज भी 33 किया, तो कभी भी एक्चुअल खर्चा से तो ज्यादा कभी भी होना नहीं चाहिए। क्लियर? ये आपको दिमाग में फिट करके रखना है। लॉजिक है ना, अगर मैं बैंक वालों को अगर 33 रुपीज का पेमेंट कर रहा हूं
एंड अगर मैं कैपिटलाइज करूं 35 रुपीज, तो कहने से मैं एक नोशनल खर्चा, नोशनल मतलब जो मैंने एक्चुअली इनकर ही नहीं किया है, जस्ट एक अपॉर्चुनिटी जैसा कॉस्ट जैसा मैं कुछ डेबिट करो तो वो कुछ गलत कर रहा हूं। मतलब आपको इतना कंफर्म कर देने का एवरी क्वेश्चन में आप जो अमाउंट कैपिटलाइज करो वो आपका एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट जितना ही होना चाहिए, उनसे ज्यादा तो कभी भी नहीं होना चाहिए। कम होगा तो चलेगा, लाइक मैं बैंक वालों को 33 का पेमेंट कर रहा हूं, पर अगर मैं कैपिटलाइज करूं 25 तो चले, तो बाकी क्या 8 रुपए को कहां पे डेबिट कर देने का पीएनएल में, बट यस वो कभी भी 33 से ज्यादा तो नहीं होना चाहिए। सेकंड चीज, प्रैक्टिकल लाइफ में होगा क्या, आप जो बोरोइंग करोगे ना, वो मान लो आपने फर्स्ट डे पर किया, पर आपका सब कुछ एक्सपेंस तो फर्स्ट डे पर होने वाला नहीं है। मान लो मैंने 5 करोड़ रुपए का बोरोइंग किया, पर मुझे पहले दिन तो 1 करोड़ की ही जरूरत है, तो कहने से आपके पास बाकी के 4 करोड़ रुपए आइडल पड़े हैं। वो 4 करोड़ रुपए का आपको क्या कर देना पड़े, तो ये 4 करोड़ रुपए का आप इन्वेस्टमेंट कर दोगे। वो इन्वेस्टमेंट करोगे तो कहने से आपको कुछ इनकम भी मिलेगा। ये 5 करोड़ पर आपका इंटरेस्ट का एक्सपेंस होगा, पर सामने कुछ आपको इनकम भी मिलेगा। ये 16 क्लियर कट बोल रहा है, वो एक्सपेंस एंड इनकम को अलग अलग ट्रीट नहीं करने का, वो इंटरेस्ट एक्सपेंस में से इंटरेस्ट इनकम माइनस करने के बाद आपका जो नेट इंटरेस्ट एक्सपेंस आए है वो आपके लिए बोरोइंग कॉस्ट होने वाला है। क्लियर, मतलब अगर कोई भी टेम्पररी फंड अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वो इन्वेस्टमेंट में से अगर आपको कुछ इनकम मिले तो वो इनकम क्या कर देना पड़ेगा, आपको माइनस कर देना पड़ेगा, एंड आपको नेट इंटरेस्ट ही क्या करना पड़ेगा, कैपिटलाइज करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स हम यहां तक एक नोट बना दे, तब टाइटल लगा दो दैट इज नथिंग बट जनरल बोरोइंग। जनरल बोरोइंग, क्लियर। वहां पे लिखो बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, borrowing cost to be capitalized should be determined by applying a capitalization rate, applying a capitalization rate, clear। the capitalization rate उसमें ही लिखना है, वही पॉइंट में, the capitalization rate should be weighted average borrowing cost, should be weighted average borrowing cost, clear। next लिखना second point, borrowing cost capitalized borrowing cost capitalized should not exceed the actual borrowing cost incurred, should not exceed the actual borrowing cost incurred, जो मेरा लास्ट पॉइंट का डिस्कशन था, क्लियर। एंड वहां पे नोट करके लिखो, इफ एनी excess funds from borrowing is invested and income earned, then नेट बोरोइंग कॉस्ट इज कैपिटलाइज्ड, क्लियर। अगर आपने कोई भी फंड को इन्वेस्ट किया है
एंड उसमें से अगर कुछ भी इनकम मिलने वाला है तो आपको नेट बोरोइंग कॉस्ट ही कैपिटलाइज करना पड़ेगा। एंड वहां पे फ्रेंड्स नीचे लिखना दैट इज समथिंग बट कैपिटलाइजेशन रेट इज इक्वल टू capitalization rate is equal to total general borrowing cost, total general borrowing cost excluding specific borrowing, excluding specific borrowing divided by weighted average total general borrowing ब्रैकेट में लिखना एक्सक्लूडिंग स्पेसिफिक बोरोइंग इनटू 100। क्लियर। एंड मैं आपको नेक्स्ट टाइटल लगाओ स्टेप्स फॉर एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइटल लगाओ दैट इज नथिंग बट स्टेप्स फॉर जनरल बोरोइंग। स्टेप्स फॉर जनरल बोरोइंग। क्लियर। उसमें लिखो वन बाय वन। लिखो फर्स्ट फाइंड आउट क्वालिफाइंग असेट, find out qualifying asset and expected cost, second deduct specific borrowing from expected cost, third find out requirement of general borrowing, fourth find out effective capitalization rate, next apply capitalization rate and next apportion borrowing cost. In the ratio of requirement of, ये लास्ट पॉइंट आपको बाद में पता चलेगा पर लिख दो अभी, रिक्वायरमेंट ऑफ जनरल बोरोइंग इफ अमाउंट borrowed is less than amount required. क्लियर। जो मैंने बोरो किया है वो मेरे रिक्वायरमेंट से कम किया है। ऐसा चले ना, क्योंकि बाकी के रुपए मैं कहां से यूज करूंगा, तो बाकी के रुपए जो मेरे पास सरप्लस कैश होगा तो वहां से यूज करूंगा, तो ऐसा चले, उसमें कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। क्लियर। अब फ्रेंड्स हम इसका एक आध एग्जांपल करें तो आपको प्रॉपर पता चलेगा। चेक करो नौकार के मटेरियल में से मैं आपको सबसे पहले करवा रहा हूं दैट इज नथिंग बट क्लास वर्क का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। 2 क्वेश्चन हमारे खत्म है 6 and 8। अब हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 1। मैं पहले पढ़ रहा हूं।
Paras Limited had the following borrowings during a year in respect of capital expansion. Plant P, G and R, cost of the asset 100 lakhs, 125 lakhs and the 175 lakhs. Remarks, no specific borrowing plant P के लिए. Plant G के लिए bank loan of rupees 65 lakhs at the rate of 10%. Plant R के लिए 9% debentures of rupees 125 lakhs were issued. In addition to the specific borrowing stated above, the company had obtained term loans from the two banks. First, rupees 100 lakh at the rate of 10% from the corporation bank, and second, rupees 110 lakh at the rate of 11.5% from the State Bank of India to meet its capital expansion requirement. Determine the amount of borrowing cost to be capitalized in each of the above plant as per AS 16. Clear? फ्रेंड्स, इसको मैं सॉल्व करूं, एकदम ध्यान से करना. हम कर रहे हैं क्लास वर्क का क्वेश्चन नंबर 1. फ्रेंड्स, पहले तो आप मेरे साथ 5 कॉलम का एक टेबल बनाओ. क्लियर? एंड 5 कॉलम का अगर मैं टाइटल लगाऊं तो आपका टाइटल कैसा बनेगा? तो सबसे पहले यहां पे लिखो दैट इज नथिंग बट, अगर मैं टाइटल लगाऊं तो सबसे पहले लगाओ दैट इज नथिंग बट प्लांट. दूसरा लगाओ एक्सपेक्टेड कॉस्ट. तीसरा लगाओ दैट इज नथिंग बट स्पेसिफिक बोरोइंग. फोर्थ लिखो requirement of general borrowing, and the fifth लिखो borrowing cost capitalize. क्लियर फ्रेंड्स? 3 प्लांट थे, प्लांट P, प्लांट G एंड प्लांट R. एंड अगर हम उसका एक्सपेक्टेड कॉस्ट वेरीफाई करें तो वो था 100, 125 एंड 175. तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 100, 125 एंड द 175. तो सिंपल बोलूं, आपका यहां पे एक्सपेक्टेड कॉस्ट होने वाला है कितना? 400. स्पेसिफिकली बोरोइंग प्लांट पी के लिए आपने कुछ नहीं किया था, पर जी एंड आर के लिए चेक करो तो जी के लिए 65 के एट द रेट ऑफ 10% किया था, एंड आर के लिए 125 एट द रेट ऑफ 9% किया था. क्लियर? तो अगर यहां पे चेक करूं दैट इज नथिंग बट 65 एंड यहां पे चेक करें दैट इज नथिंग बट 125. अगर आप टोटल चेक करोगे तो कहने से आपने 190 का स्पेसिफिक बोरोइंग किया है. भूल जाओ उसके पहले मैं यहां पे तो कैपिटलाइज कर दूं, ये 65 का 10% तो कहने से प्लांट जी में ही चला जाएगा, और ये 125 का आपका जो भी 9% है, 125 का 9% वो तो फ्रेंड्स आपका कहां पे चलने वाला है? प्लांट आर में ही चलने वाला है. यहां तक तो सब लोग साथ में होना ही चाहिए. अब मैं अगर चेक करूं दैट इज नथिंग बट रिक्वायरमेंट ऑफ जनरल बोरोइंग. 100 मैंने 0 करूंगा तो कहने से यहां पे 100 होगा. 125 मैंने 65 करूंगा तो कहने से यहां पे 60 होगा, एंड 175 माइनस 125 करूंगा तो कहने से यहां पे 50 होगा. टोटल चेक करो तो कहने से मुझे 210 रुपए की रिक्वायरमेंट है. अब अगर मैं यहां पे चेक करूं दैट इज नथिंग बट कैलकुलेशन ऑफ weighted average borrowing rate अगर मैं कैलकुलेट करूं तो आपका कैसे होगा? कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज बोरोइंग रेट. देखो समझो, आपने कहने से 2 बैंक में से लोन लिया है. सबसे पहली लोन दिया है दैट इज नथिंग बट कॉर्पोरेशन बैंक में से 100 लाख एट द रेट ऑफ 10%. यहां पे मैं लिख रहा हूं कॉर्पोरेशन बैंक, सब कुछ अमाउंट लाख्स में मैंने लिखा है. तो 100 लाख इंटू 10%, तो कहने से कॉर्पोरेशन बैंक का वो कितना होगा? 10 रुपीज का इंटरेस्ट होगा. सेकंड चेक करो तो कहने से आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में से लोन लिया है 110 लाख का. तो अगर यहां पे मैं चेक करूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एंड उसमें से हमने कहने से 110 लाख का लोन लिया था एट द रेट ऑफ 11.5%. एंड फ्रेंड्स 110 इंटू 11.5% करोगे तो आपका 12.65 का इंटरेस्ट आएगा. अगर कोई यहां पे चेक करे तो आपका कहने से 210 का बोरोइंग था, 210 का बोरोइंग पर आपने 22.65 का इंटरेस्ट दिया. तो अगर मैं वेटेड एवरेज करूं तो आपका आंसर क्या होगा? 22.65 डिवाइडेड बाय 210
इंटू 100 एंड फ्रेंड्स अगर आप करोगे तो आपका वेटेड एवरेज बोरोइंग रेट का आंसर आएगा कितने परसेंटेज, 10.79% का आंसर आएगा। क्लियर। अच्छा, अब मैं बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज की बात करूं, प्लांट पी के लिए तो कहना से आपने कुछ स्पेसिफिकली बोरो किया ही नहीं था, तो यहां पे तो ये बात कंफर्म ही है कि यहां पे आपको 100 का बोलो 10% करूं 11.5% करूं, कुछ नहीं, 100 इंटू मैं डायरेक्टली क्या कर दूंगा 10.79% कर दूंगा। एंड अगर ये करूं तो मेरा इंटरेस्ट कैपिटलाइज कितना हो जाएगा, 10.79 का इंटरेस्ट कैपिटलाइज हो जाएगा। प्लांट जी के लिए चेक करो तो 125 में से 65 तो स्पेसिफिकली बोरोइंग था, तो प्लस यहां पे कर दूंगा, दैट इज नथिंग बट 60 इंटू 10.79%। सब लोग अगर मेरे साथ कैलसी चलाओ तो 60 इंटू 10.79% करूं तो सिंपल 6.474 होगा, प्लस हमने 65 का 10% का स्पेसिफिक बोरोइंग था तो उसका 6.5 होगा। अगर आप टोटल चेक करोगे तो 12.97 का आपका इंटरेस्ट होगा, तो प्लांट जी में मैं टोटल ऐड कर दूंगा कितने का, 12.97। आर में टोटल 175 का खर्चा था, उसमें से 125 तो फ्रेंड्स आपके लिए स्पेसिफिक बोरोइंग था, 50 रुपए का जनरल बोरोइंग था। और अगर 50 रुपए का जनरल बोरोइंग है तो 50 इंटू हम क्या करेंगे 10.79%। अगर फ्रेंड्स आप कैलसी चलाओ आपका तो 50 इंटू तो अगर हम चेक करें दैट इज 50 इंटू 10.79% तो 5.395 आया, एंड 125 इंटू 9% प्लस में वो ऐड करूं 5.395 तो आपका टोटल होगा 16.64। मैं उसको यहां पे ऐड कर देता हूं, कितना होगा 16.64। क्लियर। अभी भी बोल रहा हूं, एक बार मैं इसका टोटल कर दूं, 10.79 प्लस 12.97, यहां पे प्लस 10.79 प्लस 12.97। अगर फ्रेंड्स आप चेक करो तो आपने टोटल इंटरेस्ट जो कैपिटलाइज किया ना वो कितना हो गया, 40.4 रुपीज का इंटरेस्ट कैपिटलाइज हो गया। अभी भी बोल रहा हूं, ASIC है, कुछ भी कर सकती है। एक बार ये चेक करो, व्हाट इज योर एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड। तो एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट अगर चेक करूं 65 का 10% था, प्लस कहने से 125 का 9% था। ये टोटल स्पेसिफिक का था। मेरे पास जनरल का तो खर्चा रेडी है, कितना है 22.65। एंड अगर ये टोटल चेक करोगे तो आपका 40.4 आएगा। एंड अगर मैं यहां पे चेक करूं कि व्हाट इज माय बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड, एंड अगर मैं यहां पे चेक करूं मेरे लिए बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज था ना, वो भी कितना था 40.4 था। बस तो कोई टेंशन नहीं है, पर यस ये बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज कभी भी एक्चुअल से ज्यादा होना नहीं चाहिए। डन। ये बेसिक लेवल का क्वेश्चन था आपकी बुक में जो मैंने आपको करवा दिया। अब फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं, आपको लिखना है। क्लियर। चलो लिखो एग्जाम्पल। लिखना, एबीसी लिमिटेड कंस्ट्रक्टेड 2 assets, asset A and B. Clear? Expected cost of asset A is rupees 100 and asset B is rupees 150. Clear? Company specifically borrowed rupees 20 at the rate of 10% for asset A. ये आपका स्पेसिफिक बोरोइंग हो गया। क्लियर। जनरल बोरोइंग तो उसमें लिखो बैंक एक्स में से मैंने बोरो किया रुपीस 150 at the rate of 12%, एंड बैंक वाई में से मैंने बोरो किया रुपीस 50 at the rate of 15%. क्लियर।
फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ borrowing cost capitalized. Find out the amount of borrowing cost capitalized. यहां तक क्लियर? अब इतना दिमाग लगा देना, मैं ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, मैं आपको 5 मिनट का टाइम भी दे रहा हूं। प्रियस आपका दिमाग इतना चलना चाहिए। 100 प्लस 150 टोटल 250 रुपए का खर्चा है, उसमें से ए के लिए मैंने स्पेसिफिकली बोरो करके रखा है 20, तो भी मुझे जनरल बोरोइंग के कितने चाहिए? 230 चाहिए। पर आपका दिमाग खुल रहा है, तो मैंने टोटल 230 बोरो नहीं किया है, मैंने टोटल जो बोरो किया है ना वो 150 प्लस 50 टोटल 200 ही बोरो किया है। तो यस, मैंने मेरी रिक्वायरमेंट से थोड़ा कम बोरो किया है। मैंने आपको जो स्टेप्स लिखवाया था वो स्टेप को देख के स्टार्ट करो। मैं आपको एग्जैक्ट 5 मिनट दे रहा हूं, 5 मिनट के बाद मैं इसका सॉल्यूशन करवा रहा हूं। सब लोगों को अपने आप करना है। स्टार्ट। सब लोग सॉल्यूशन करना है, बैठे रहना नहीं है। क्वेश्चन डिफिकल्ट है, ट्राई, बाद में मैं तो करवाने वाला हूं। ओके, मैं अगर इसका आंसर करूं 2 मिनट के लिए, बहुत लोगों ने कुछ गलत कर भी रखा होगा। मैं आपको पहले गलत वाला आंसर करवा रहा हूं, एकदम ध्यान से सुनना। क्लियर? लिखना मत, मैं जब बोलूं तभी लिखना। 5 कॉलम का टेबल आपको भी बनाना है, मैं भी बना रहा हूं, एंड आई थिंक आपने बनाया भी होगा। 5 कॉलम का एक टेबल बना दो। क्लियर? यहां पे कहने से आपने लिखा होगा दैट इज नथिंग बट असेट। यहां पे आपने लिखा होगा एक्सपेक्टेड कॉस्ट। यहां पे आपने लिखा होगा स्पेसिफिक बोरोइंग। यहां पे आपने लिखा होगा रिक्वायरमेंट ऑफ जनरल बोरोइंग, एंड फाइनली इंटरेस्ट कैपिटलाइज्ड। क्लियर? अच्छा, सब लोगों ने यहां तक तो लिख ही दिया होगा, मुझे भरोसा है। असेट ए लिखा होगा, असेट बी लिखा होगा, स्पेसिफिक मतलब एक्सपेक्टेड कॉस्ट लिखा होगा 100 एंड 150, 100 एंड 150। तो सिंपल बोलो, आपने टोटल यहां पे लिख दिया होगा दैट इज नथिंग बट 250। क्लियर? स्पेसिफिक बोरोइंग ए के लिए 20 था, तो टोटल भी आपका कितना हो जाएगा? 20। जनरल बोरोइंग चेक करो तो इसमें 80 चाहिए, इसमें 150 चाहिए, तो टोटल कितना चाहिए? 230 चाहिए। क्लियर? स्पेसिफिक बोरोइंग ए का जो 20 का 10% है वो तो आपने यहां पे कैपिटलाइज कर दिया होगा, वो सब कुछ सही किया। अब आपने यहां पे एक जनरल बोरोइंग के लिए मेहनत किया होगा कि मेरी बैंक एक्स में से लोन था, बैंक एक्स में से जो लोन था ना वो कितना था? तो 150 था। 150 इंटू 12%, मतलब कहने से फ्रेंड्स आपका 18 रुपीज का इंटरेस्ट आएगा। बैंक वाई में से लोन था 50 का 15%, मतलब कहने से आपका 7.5 का इंटरेस्ट आएगा। टोटल चेक करो तो कहने से आपने 200 के बोरोइंग पर 25.5 का इंटरेस्ट किया। तो अगर मैं वेटेड एवरेज निकालू 25.5 इंटू डिवाइडेड बाई 200 इंटू 100, तो कैलसी लो फ्रेंड्स आपका 25.5 डिवाइडेड बाय अगर आप 200 करोगे तो आपका आंसर आएगा दैट इज नथिंग बट 12.75%। वेटेड एवरेज का आपका आंसर है 12.75%। तो पब्लिक ने क्या किया यहां पे पता है? यहां पे किया है 80 इंटू 12.75%। हाँ, कैलसी लो, 80 इंटू 12.75% आपका आंसर कितना आ रहा है? तो सिंपल आपका आंसर आएगा वहां पे 10.2 का, एंड 10.2 का जो आंसर आया उसके सामने और एक आपका स्पेसिफिक बोरोइंग था 2 रुपए का, तो आपने यहां पे टोटल 12.2 डेबिट किया होगा। और यहां पे चेक करोगे तो आपने क्या किया है? तो आपने ऐसा किया है 150 इंटू 12.75%। अभी भी बोल रहे हो गलत वाला सोल्यूशन करो और आपको लिखना नहीं है। 150 इंटू 12.75%, एंड अगर ये करोगे तो आपका आंसर आएगा दैट इज नथिंग बट 19.125। एंड अगर टोटल चेक करो तो 19.125 प्लस 12.2, फ्रेंड्स आपने टोटल जो कैपिटलाइज किया ना वो कितना किया? 31.325 कैपिटलाइज कर दिया। क्लियर? 31.325। एंड बहुत लोग मान रहे हमारे सॉल्यूशन सही है। आपने एक मेरे जो एक चीज पढ़ा है उस पर आपने फोकस ही नहीं किया। व्हाट इज योर एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट? याद करो, मेरा स्पेसिफिक बोरोइंग 20 का था, 20 का 10%, 2 रुपए का स्पेसिफिक, 25.5 का जनरल, 2 प्लस 25.5 करो
तो कहने से आपका एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट हुआ जस्ट 27.5, पर व्हाट इज कैपिटलाइज्ड, आपने अमाउंट जो कैपिटलाइज्ड किया वो कितने रुपीस का किया, वो तो कहने से आपने 31.325 का किया। मैं ऐसा बोलूं, मेरा यहां पे अमाउंट जो कैपिटलाइज था वो एक्चुअल से ज्यादा है, और अगर एक्चुअल से ज्यादा है तो ये तो कभी भी अलाउड है ही नहीं। तो इन दैट सिचुएशन अगर किसी ने ये आंसर किया है तो आपका आंसर वो गलत है। आपका आंसर कैसे बनना चाहिए, आपने मेरे स्टेप पर फोकस नहीं किया। मैंने लास्ट स्टेप में ऐसा लिखवाया था कि अगर आप जो अमाउंट बोरो करते हो ना, वो अगर आपकी रिक्वायरमेंट से कम करते हो तो बॉस आपका ये जो भी 25.5 का जो भी आपका इंटरेस्ट आया, वो 25.5 का इंटरेस्ट हुआ क्या, मुझे रिक्वायरमेंट थी 230 रुपीज का, पर मैंने कहने से बोरो किया जस्ट 200 रुपए। तो मैं ऐसा बोलूं कि 200 रुपए मैंने यूज कैसे किए, असेट ए के लिए 80 एंड असेट बी के लिए 120। अच्छा, कोई ऐसा भी बोल सकता है ना कि बी के लिए 150, ए के लिए 50, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। वो सिंपल आपका 25.5 के इंटरेस्ट को आपको 80:150 के रेशियो में कैपिटलाइज करना पड़ेगा, एंड अगर करोगे तो आपका क्या होगा, ये मेरा 25.50 का इंटरेस्ट है, करंट में 80 रुपीज का रिक्वायरमेंट था, टोटल रिक्वायरमेंट कितना था 230, तो सिंपल वो रेशियो में आपको करना पड़ेगा। तो कैलसी लो फ्रेंड्स, 25.5 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 230, एंड अगर आप करोगे तो आपका आंसर आएगा 8.87। 8.87 प्लस 2 रुपए, तो सिंपल असेट ए में आप जो ऐड करोगे वो 10.87 करोगे, एंड बी में कैसे होगा, तो बी में होगा दैट इज नथिंग बट आपका 25.5 का इंटरेस्ट था इंटू 150 डिवाइडेड बाय 230, तो उसका हम चेक करें कितना होगा, 25.5 इंटू 150 डिवाइडेड बाय 230, एंड अगर वो चेक करें तो कहने से हमारा आंसर है 16.63। हम असेट बी में जो ऐड करेंगे वो कितना करेंगे, 16.63, एंड अगर हम टोटल चेक कर दें 10.87 प्लस 16.63 प्लस 10.87, तो कहने से फ्रेंड्स आपका आंसर आया दैट इज नथिंग बट 27.5 आपको कैपिटलाइज करना पड़ेगा। अभी भी बोल रहा हूं, मैं तो एक बार मैच करने ही वाला हूं, क्या मैच करो समझाओ। व्हाट इज माय एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट, तो कहने से अगर मैं एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट चेक करूं, स्पेसिफिक का 2 था, जनरल का 25.5 था, तो मेरा एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट आया 27.5। एंड अगर मुझे कोई पूछे कि व्हाट इज योर बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड, तो अगर मैं यहां पे चेक करूं तो मेरा बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड में कितना होगा 27.5, तो बस मुझे प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर, सिंपल, बस इस क्वेश्चन का लॉजिक इतना था, अगर आप बोरो आपके रिक्वायरमेंट से कुछ कम अमाउंट का कर रहे हो तो आपका जो भी इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों में बाइफरकेट करना पड़ेगा, कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या कर दोगे, बाइफरकेट कर दोगे। क्लियर, अच्छा चलो फ्रेंड्स, अब एक आध क्वेश्चन हमारी बुक में से करें। क्वेश्चन 2 पढ़ रहा हूं मैं। एन इंडस्ट्री बोरोड ₹40 lakh फॉर परचेस ऑफ मशीनरी ऑन 1st June 2016. Interest on loan is 9% per annum. Machinery was put to use on 1st January 2018. Pass journal entry for the year ended 31st March 2008 to record the borrowing cost of loan as per AS 16. एकदम ध्यान से यहां पे समझो। अगर मैं यहां पे बोलूं क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम चेक करें तो ध्यान से सुनना। डेट ऑफ, जस्ट अ मिनट, अगर आप यहां पे चेक करोगे, योर डेट ऑफ बोरोइंग, वो डेट ऑफ बोरोइंग था आपका 1st June 2007। क्लियर, चेक कर ले एक बार, 1st June 2007 का आपने बोरो किया था। अमाउंट कितना था, तो कहने से आपका अमाउंट जो था वो आपका 40 लाख रुपीस का अमाउंट था। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पे कितना है, 9% है। आपका असेट जो पुट टू यूज है, अगर कहने से मेरे पास क्वेश्चन में रेडी टू यूज की डेट नहीं है तो आई एम अज्यूमिंग कि मेरे लिए रेडी टू यूज एंड पुट टू यूज दोनों सेम है, एंड वो रेडी टू यूज कब हुआ, 1st January 2008। कहने से 1st June 2017 से 1st January, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। अगर आपका दिमाग चले
तो कैन आई सी असेट जस्ट आपका 7 महीने में रेडी हो गए। मैं ऐसा कुछ बोल रहा था कि आपको आपकी बुक में बोरोइंग कॉस्ट तभी कैपिटलाइज करना है अगर वो असेट आपके लिए क्वालिफाइंग असेट है। क्वालिफाइंग असेट मतलब व्हाट? इफ एनी असेट टेक्स 12 months और मोर फॉर रेडी टू यूज। ये तो 7 महीने है, पर वहां पे मैं आपको ऐसा बोल रहा था लेसर पीरियड अगर आप जस्टिफाई कर सकते हो तो उसको भी क्वालिफाइंग असेट में मान सकता हूं। एक्चुअली मुझे पूछो तो क्वेश्चन प्रॉब्लमेटिक है। यहां पे अगर मुझे इसका आंसर AS 16 के हिसाब से देना है तो आई एम अज्यूमिंग कि ये 7 महीने जो लेसर पीरियड है वो मैं जस्टिफाई कर पाऊंगा, यानी इसलिए मैं क्या कर रहा हूं 7 महीने का इंटरेस्ट में कैपिटलाइज करूंगा। तो इसका आंसर हम लिखना स्टार्ट करें। पहले मुझे आपको वो अजम्पशन लिखवाना है। लिखो वहां पे बोरोइंग कॉस्ट इज ओनली कैपिटलाइज्ड if asset takes 12 months or more for ready to use, but if an entity justify lesser period as a substantial period, lesser period as a substantial period, we can capitalize interest for such period. क्लियर? तो वहां पे लिखो, यहां पे लिखो इन दिस केस असेट टेक्स 7 months फॉर रेडी टू यूज। असेट टेक्स 7 months फॉर रेडी टू यूज। पर फ्रेंड्स आप भी यहां पे पेन चेंज करके ही लिखोगे, but here we assume that 7 months is a substantial period. 7 months is a substantial period, so we should capitalize interest for 7 months। क्लियर? हम 7 महीने का इंटरेस्ट को हम क्या कर देंगे? कैपिटलाइज कर देंगे। अगर फ्रेंड्स अब हम यहां पे उसकी जर्नल एंट्री करें तो सबसे पहले इंटरेस्ट एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो मैं फर्स्ट एंट्री करूंगा, दैट इज नथिंग बट इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। कितना होगा? तो आपने 40 लाख रुपीस बोरो किए थे। 40 लाख आपने 9% पे बोरो किया था। एंड वो बोरोइंग कब हुआ था फ्रेंड्स? आपका 1 जून को हुआ था। 1 जून से अगर आप 31 मार्च तक करो तो कहना है आपका 10 महीने होगा। तो इंटू 10 डिवाइडेड बाई 12 कर रहा हूं तो सिंपल इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट आपका हो जाएगा। कितने रुपए हो जाएगा? कैलसी में चेक करो, आपका 3 लाख रुपए का हो जाएगा। एंड यहाँ पे जो मैं क्रेडिट कर रहा हूं वो क्रेडिट क्या कर रहा हूं? टू बैंक अकाउंट। आई एम अज्यूमिंग कि वो मैंने 3 लाख रुपए का बैंक को पेमेंट कर दिया है। पर ये 3 लाख रुपए 10 महीने का इंटरेस्ट था, पर उसमें से जो मैं कैपिटलाइज करूंगा वो जस्ट कितने महीने का करूंगा? 7 महीने का। तो सेकेंड एंट्री में कर रहा हूं फ्रेंड्स, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना? जस्ट 7 मंथ्स का इंटरेस्ट। तो 40 लाख इंटू 9% इंटू 7 डिवाइडेड बाय 12। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट जो मेरा डेबिट हो जाएगा वो कितने से हो जाएगा? 2,10,000 से। बाकी का मैं डेबिट कर दूंगा, दैट इज नथिंग बट पीएनएल में। पीएनएल अकाउंट डेबिट ब्रैकेट में आपको लिख दूं 3 महीने का इंटरेस्ट, मतलब 1 जनवरी से 31 मार्च का
पीएनएल अकाउंट डेबिट कर दूंगा 90,000 से, और यहां पे मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा टू इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट। एंड वो इंटरेस्ट एक्सपेंस का अकाउंट जो मेरा क्लोज हो गया वो कितने से क्लोज हो गया, 3 लाख रुपए से क्लोज हो गया। क्लियर? अगेन बोल रहा हूं ये क्वेश्चन का आंसर तभी पॉसिबल है अगर आप अज्यूम करो कि क्या बोलते हैं उसको, यहां पे आपके लिए 7 महीने वो क्वालिफाइंग असेट है, अगर वो अज्यूम कर रहे हो तो ही इसका आंसर पॉसिबल है, बाकी हम पॉसिबल नहीं है। क्लियर? अच्छा एक और क्वेश्चन कर ले, दैट इज नथिंग बट क्वेश्चन नंबर 4। रोहिणी लिमिटेड हैज ऑब्टेन्ड loan from an institution for rupees 500 lakh for modernization and renovating the plant and machinery. The installation of plant and machinery was completed on 31st March 2009, amounting to rupees 320 lakhs and rupees 50 lakh advance to supplier of additional asset. फ्रेंड्स यहां पे वो लाइन आपका फिर से रिपीट हो रहा है, दैट इज समथिंग बट आपको कैंसिल करने देना है। 320 लाख एंड 50 लाख एडवांस टू सप्लायर फॉर एडिशनल असेट, इतना आप कैंसिल कर दो। Clear? And the balance of rupees 130 lakh has been utilized for the working capital. Total interest paid for the above loan amounted to 65 lakhs during the 2008-2009. You are required to state how the interest on institutional loan is to be accounted for in the year 2008-9. Friends, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 500 लाख रुपीस आपने जो बोरोइंग किया था वो 500 लाख का आपको अलग अलग पर्पस बता दिया है। हम चेक करेंगे ये क्वालिफाइंग असेट है कि नहीं है, एंड अगर क्वालिफाइंग असेट होगा तो हम इंटरेस्ट को क्या कर देंगे, कैपिटलाइज कर देंगे। क्लियर? तो फ्रेंड्स अगर हम स्टार्ट करें, दैट इज नथिंग बट क्वेश्चन नंबर 4। मेरे साथ अब 3 कॉलम का एक टेबल बना होगा। चलो तो वहां पे लिखो दैट इज नथिंग बट पर्पस, अमाउंट जो है वो अमाउंट रुपीज इन लैक्स में है, वेदर इट इज क्वालिफाइंग असेट और नॉट। क्लियर? क्वालिफाइंग असेट है कि नहीं है वो हमको चेक करना है। क्लियर? चलो सबसे पहला आपको दिया है दैट इज नथिंग बट, आपको फर्स्ट दिया है फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड रिनोवेटिंग द प्लांट एंड मशीनरी, एंड उसमें आपका कितने का खर्चा हुआ, 320 लाख। तो ऑब्वियसली वो आपके लिए क्वालिफाइंग असेट होने वाला है। प्लांट एंड मशीनरी एंड प्लांट एंड मशीनरी में आपका 320 लाख का खर्चा हुआ, एंड अगर 320 लाख का खर्चा हुआ तो फ्रेंड्स आपके लिए वो क्या होने वाला है, क्वालिफाइंग असेट होने वाला है। सेकंड चेक करो, आपने 50 लाख का खर्चा किया, वो आपने एडवांस टू सप्लायर है, एंड एडवांस टू सप्लायर इज नेवर अ क्वालिफाइंग असेट। यहां पे लिख रहा हूं एडवांस टू सप्लायर, एंड बाय एडवांस टू सप्लायर में चेक करो आपका 50 का खर्चा था, एंड वो 50 आपके लिए कभी भी क्वालिफाइंग असेट होने वाला नहीं है। 320 प्लस 50 370 तक सब हम पहुंच गए, एंड बाकी का 130 लाख का जो भी है वो आपके लिए क्या है, तो बोरोइंग, अरे वर्किंग कैपिटल था, तो वर्किंग कैपिटल भी आपके लिए कभी भी क्वालिफाइंग असेट होने वाला नहीं है। तो वर्किंग कैपिटल में लिख रहा हूं 130 नो, एंड अगर टोटल चेक करो तो आपका वो 500 का टोटल मैच है। क्लियर? सेकंड चीज, 500 के बोरोइंग में से जस्ट 320 का बोरोइंग ऐसा था जो आपने क्वालिफाइंग असेट के लिए इंकर किया था, एंड अगर वो जस्ट 320 का ही ऐसा था कि क्वालिफाइंग असेट के लिए इंकर था, आपने चेक कर लो टोटल इंटरेस्ट का पेमेंट कितना किया, 65 का, एंड अगर टोटल इंटरेस्ट 65 का है तो मैं यहां पे चेक करूं अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैपिटलाइज्ड, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैपिटलाइज्ड, ये रहा मेरा बोरोइंग एंड ये रहा मेरा इंटरेस्ट। क्लियर? अगर आप चेक करोगे 500 लाख के बोरोइंग के सामने आपने टोटल कितने रुपीस का इंटरेस्ट दिया था, तो आपने टोटल 65 लाख रुपीस का इंटरेस्ट दिया था, तो प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। 500 लाख के बोरोइंग के सामने अगर आपका 65 लाख रुपीस का इंटरेस्ट था, मेरा तो जस्ट एक ही क्वालिफाइंग असेट था, कितने वाला, 320 लाख वाला, तो 320 लाख के आपका कितना होगा, तो कैलसियम में चेक करो 320 लाख इंटू 65 लाख
एंड अगर डिवाइडेड बाय करोगे दैट इज नथिंग बट 500 lakhs। क्लियर? अगर आप कैलसी में चेक करो 320 इंटू 65 डिवाइडेड बाय 500, 320 इंटू 65 डिवाइडेड बाय अगर 500 करोगे तो आपका 41.6 लाख का इंटरेस्ट आएगा। वो 41.6 लाख का क्या कर दोगे? कैपिटलाइज कर दोगे। तो यहां पे लिख रहा हूं रुपीज 41.6 lakhs। क्लियर? अच्छा, कोई पूछे कि व्हाट इज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज टू पीएनएल? अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज टू पीएनएल इज इक्वल टू क्या होगा? तो कहना है सबका 65 लाख रुपए का इंटरेस्ट था। 65 लाख रुपए के इंटरेस्ट में से मैंने 41.6 लाख का इंटरेस्ट को मैंने क्या कर दिया? कैपिटलाइज कर दिया है। तो अगर आप कैलसी में चेक करो 65 माइनस 41.6, तो सिंपल आपका इंटरेस्ट कितना होगा? 23.4 का। एंड वो 23.4 लाख का इंटरेस्ट को आप क्या कर सकते हो? कैपिटलाइज कर सकते हो, अरे पीएनएल में डाल सकते हो, रुपीज 23.4 lakhs। क्लियर? अच्छा, एक बार हम ये चेक कर ले हमारी बुक में से हमारे कितने क्वेश्चंस खत्म हो गए। चलो पहले से एक बार वेरीफाई कर ले। चलो, हमारा कहने से क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया, तो मैं उसमें एक हाईलाइट कर दूं, ये क्वेश्चन 1 खत्म है। उसके बाद चेक करो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म है। क्लियर? क्वेश्चन 3 इज पेंडिंग, क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा खत्म है, कोई टेंशन नहीं है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा खत्म है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन 7 इज पेंडिंग एंड क्वेश्चन नंबर हमारा 8 भी खत्म है। क्लियर? यहां तक हमारा सब कुछ खत्म है। अच्छा, अब हम स्टार्ट करें, दैट इज नथिंग बट क्वेश्चन नंबर 10 सबसे पहले लेते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 10 आज करवा दूं। टेक लिमिटेड हैज बोरोड रुपीज 30 लाख फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2016-17. Borrowing are used to invest in shares of Give Limited, a subsidiary company of a Take Limited, which is implementing a new project estimated to cost rupees 50 lakh. As on 31st March 17, the said project was not complete. The directors of Take Limited resolved to capitalize the interest accruing on the borrowing amounting to 4 lakh and add it to the cost of investment comment. टेक लिमिटेड की एक सब्सिडरी था गिव लिमिटेड, वहां पे उन लोगों ने इन्वेस्ट किया। इन्वेस्टमेंट करने के लिए उन लोगों ने मार्केट में से लोन लिया एंड वो लोग बोल रहे हैं कि हमारी सब्सिडरी का प्रोजेक्ट अभी तक चालू नहीं हुआ है, तो हम क्या करते हैं, हम जो हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट था ना 4 लाख रुपए को, वो 4 लाख रुपए को हम हमारे इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में ऐड करते हैं, मतलब उसको हम क्या करते हैं, क्वालिफाइंग असेट मानते हैं, उसको ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट आप परचेज करते हो, अभी भी बोल रहा हूं, इन्वेस्टमेंट अगर परचेज करो दैट इज नेवर अ क्वालिफाइंग असेट। रीजन उसको कभी भी 12 महीने लगते ही नहीं है। अगर 12 महीने लगते नहीं है तो सिंपल आपको जो भी इंटरेस्ट का पेमेंट है वो सब कुछ चार्ज कहां पे कर देना पड़ेगा, पीएनएल में कर देना पड़ेगा। बट अब जो आपका कंपनी बोल रहा है वो कंपनी का आंसर गलत है। क्लियर? तो अगर मैं उसका आंसर लिखूं आपको क्वेश्चन नंबर 10, वहां पे लिखो इन्वेस्टमेंट इज नेवर अ क्वालिफाइंग असेट। इन्वेस्टमेंट कभी भी आपके लिए क्वालिफाइंग असेट नहीं है। सो एनी इंटरेस्ट इज पेड फॉर इन्वेस्टमेंट इज चार्ज टू पीएनएल। अकाउंटिंग पॉलिसी followed by the company to capitalize interest expense of rupees 4 lakh to capitalized interest expense of rupees 4 lakhs in cost of investment is not correct.
In this case, company should charge interest expense of rupees 4 lakhs to profit and loss account. टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. क्लियर फ्रेंड्स? बस तो आज का लेक्चर हम यहां तक ही रखते हैं. बाकी के जितने भी सम्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में खत्म करेंगे. क्लियर फ्रेंड्स? थैंक यू फ्रेंड्स. थैंक यू वेरी मच. If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.